नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला का ही दूसरा जो भेद था। वर्णमाला को या वर्णों को दो रूपों में देखा था हमने, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इससे पूर्व की क्लास में हमने स्वर को पढ़ा था, आज की इस क्लास में हम व्यंजन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपना जो एडमिशन है या जो भी आप टेस्ट सीरीज या किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। पेड बैच में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। तो कम समय में अधिक अच्छी तैयारी करने के लिए या एक अपनी सीट पक्की करने के लिए अगर आप विस्तृत और अवधारणात्मक और बेसिक ट्रिकली माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कम शुल्क में आपको यहाँ पर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जा रही है। नाम मात्र शुल्क है आपका, आपको तय करना है कि आप कितने कम शुल्क में कितनी अच्छी सफलता आप अपनी अर्जित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप सोचें कि हमें कोई डेमो या कुछ, तो इस सब की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरा एक पाठ्यक्रम विधिवत रूप से एक क्रमबद्ध रूप में पढ़ा है। चलिए बात करते हैं इस समय व्यंजन पे। व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। स्वर हमने पढ़ा, स्वर में हमने देखा कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन को एक तरीके से परतंत्र बोला जाता है। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे जो व्यंजन है, और स्वर अपने में स्वतंत्र थे। और इसी के साथ में देखते हैं व्यंजनों का जो वर्गीकरण है या कैसे कैसे है, इनसे जो प्रश्न बनेंगे वो किस तरह बन सकते हैं। तो बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो है वो आपके 33 है, ठीक है। इसी में बात करें, यह वे वर्ण है, यह वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ये मूल बात है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी होती है, यानी कि बिना स्वर की सहायता के उच्चारण जो व्यंजन है उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजन के जो मूल रूप से प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। यहां पे बात करेंगे हम पहले नंबर की बात करेंगे, यानी कि स्पर्श व्यंजन। देखते हैं, यहीं पे पूरा आपका कंप्लीट होगा। ये जो है आपका यहां से जो व्यंजन वर्ण है उनकी पूरा करेंगे। पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यानी कि पहले हम वर्ग को पढ़ेंगे। एक वर्ग का मतलब है किसी एक पारिवारिक या पारिवारिक व्यंजन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपके, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्ग में देखें पहले कौन कौन सा वर्ग है। पहला है का वर्ग। का वर्ग की बात करें तो सीधा यहां से क ख ग घ ण, इसी के साथ में का वर्ग हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा आपका च वर्ग, ठीक है, यानी कि च छ ज झ य। इसी के बाद में तीसरे नंबर पे जो आपका वर्ग होगा वो होगा ट वर्ग। ट वर्ग की बात करेंगे तो आपका टा ठ ड ढ और ण। इसी के साथ में बात करेंगे फोर्थ नंबर पे का च ट
ता वर्ग। ता वर्ग में अगर आप बात करेंगे तो ता, था, द, धा और न। 5वें नंबर पे वर्ग में बात करेंगे तो आपका आ जाएगा पा वर्ग, यानी कि पा, फा, बा, भा और मा। इनको स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, पारिवारिक व्यंजन कुछ भी कह सकते हैं। इनकी जो संख्या होती है आपकी 25 रहेगी। ठीक है, आगे बात करें तो अंतस्थ व्यंजन और होता है, दूसरे नंबर पे यहीं पे लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, इन्हीं के साथ में इनका उच्चारण स्थान के विषय में बाद में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में अगर आप बात करेंगे तो इनकी संख्या भी 4 होती है। ये हैं आपके शा, स, से और ह। ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इसी के साथ में एक 4th नंबर पे और आता है, उनको कहते हैं आप संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, ये है आपके छ, त्र, ज्य और आपका श्रा, श्रृंगार वाला। ये रहे आपके व्यंजन। एक बार पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में चूंकि हमें लिखना नहीं है, हमें यहीं पे पूरा कंप्लीट करना है, इन्हीं अक्षरों में हमें सारा कुछ समझना है। चलिए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनमें बात करते हैं पहला। ठीक है, तो पहले बात करें आपके तो इसमें बोलने के आधार पर जो वायु निकलती है हमारी, बोलने के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राणवायु के आधार पर इनके 2 वर्गीकरण होते हैं। कौन कौन से? तो अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण जिनमें बोलते समय हमारे मुख से जो हवा है वो कम निकलती है, और महाप्राण जिनमें अधिक जो वायु है वो निकलती है। अल्प का मतलब, चलिए यहां पे बात करें, अल्प वाले जो वर्ण होते हैं वो रहेंगे आपके 135, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और आपका 5वां वर्ण। ये कौन से हुए आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण आप देख रहे हो कि 3 वर्ण हैं, तीसरा जो है बीच वाला जो है वो हाफ है, यानी कि ये तीसरा हुआ। दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं हम महाप्राण। तो जब अल्प प्राण हो गया तो बाकी के आपके 2 बचे, यानी कि दूसरा और चौथा, तो ये हुआ आपका महाप्राण, दूसरा और चौथा। अल्प प्राण के लिए आप 135 लिखेंगे, महाप्राण के लिए आप 24 लिखेंगे। इसी में थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे तो सभी स्वर और प्लस में रहेंगे आपके जो है आपके ऊष्म व्यंजन। अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 2 रूपों में है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसी में आपके जो है अल्प प्राण और महाप्राण में अल्प प्राण के लिए 135 और महाप्राण के लिए 24। इसी में बात करेंगे आप तो सभी स्वर, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहां पे लिखिए आप पहले अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है आपका 135। 135 के साथ में आप देखेंगे या, रा, ला, वा और साथ ही में देखेंगे सभी स्वर, ये आपके अल्प प्राण में रहेगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे आप महाप्राण। महाप्राण का कोड आपका 24 है। ठीक है, 24 के साथ में आप देखेंगे तो आपका जो है ऊष्म व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन, ये आपके रहेंगे। उसमें अंतस्थ है और इसमें ऊष्म व्यंजन है। अल्प प्राण में आपके सभी स्वर आते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हो। आगे बात करेंगे आपके तो दूसरे नंबर पे, अब ये देखा था हमने बोलने की जो हवा निकल रही है, हमारी वायु निकल रही है, उसके आधार पर। आगे हम देखेंगे तो ये है आपका जो नाद होता है,
नाद या घोष के आधार पर, घोष के आधार पर। तो बच्चे यहाँ पे भी दो ही प्रकार आपको मिलेंगे, एक मिलेगा सघोष, एक मिलेगा अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष। सघोष को आप पढ़ चुके हैं कि इसमें स्वर देखने को मिलता है सघोष और अघोष। सघोष और अघोष में अगर आप देखेंगे तो पहले है आपका सघोष, स घोष, यानी कि इसमें आपका बनेगा 345। ये रहा आपका जो है 345 वाला आपका रहा सघोष। सघोष को ही घोष कहते हैं। इसी में आपका प्लस में स्वर रहेगा और आपका रहेगा य, र, ल, व और हा। बचा कि आपका यहाँ पे 12 जो है आपका वो आपका अघोष में आ जाएगा। अघोष में आप देखेंगे 12 और जो है आपका ऊष्म व्यंजन यहाँ पे रहेंगे ये। ठीक है, बात करें सघोष और अघोष की। आघोष यानी कि यहाँ पे जो घोष का मतलब होता है नाद या घर्षण, ठीक है, आवाज। तो अघोष में यहाँ पे नाद बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सघोष में इसमें जो घोष है, जो बोलने की जो नाद है, जो ध्वनि है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद में ये हुआ आपका सघोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ से आपका प्रश्न एक निश्चित है। इसी के साथ में ये जो है आपका च वर्ग, च वर्ग की बात करें तो इसको स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आप ये रहा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा उच्चारण की। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, ता वर्ग का आपका दंत हो जाएगा और पा वर्ग का आपका ओष्ठ हो जाएगा। ये आपका उच्चारण स्थान है। ये थी आपकी जो 25 जो वर्गीय व्यंजन है उनके विषय में। आगे बात करें आपके अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में अगर हम बात करेंगे, घोष सघोष आप देख चुके हैं, अल्प प्राण महाप्राण भी आप इनको देख चुके हैं। बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो इसमें जो या और वा है, इनको अर्ध स्वर बोला जाता है, अर्ध स्वर इनको बोला जाता है। लेकिन इन चारों को अर्ध स्वर बोलने वाले आपके वासुदेव नंदन हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी प्रश्न कठिन बनेगा तो यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है और वहां पे ला जो प्रकंपित है, कुंठित है, ये वर्ण रहे और आप इसको यहाँ से गलत करके कुछ सोचें कि शायद कोई और वर्ण होगा जो अर्ध स्वर में होगा, जबकि वासुदेव नंदन जी आपके चारों को अर्ध स्वर माने हैं। बाकी जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने या और वा को माना है। ठीक है, लेकिन वासुदेव नंदन जी चारों को मानते हैं। बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म व्यंजन जो है आपके, इनका जो है ये घर्षण के आधार पर इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ठीक है, और आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में एक बार को थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका क्या रहेगा, शा की जो बात करते हैं तो ये बनेगा आपका क धन शा से। दूसरा जो है त्र, ये बनेगा आपका ता धन रा से। ज्या, इसको हम ज्ञा बोल देते हैं जैसे कि विज्ञान, जबकि ज्ञान होता है, यानी कि जा धन आपका या। और श्रा, ये है आपका शा धन रा। यहीं पे एक चीज और हम आपको बता दें, डा और ढा ये द्विगुण व्यंजन है। ये जो है आपके ये द्विगुण, आपका डा और ढा
ये द्विगुण व्यंजन है। इन्हीं को क्या कहते हैं, संकर वर्ण भी कहते हैं, संकर वर्ण। और संकर वर्ण इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अरबी और फारसी दोनों से ये मिलके बने हुए हैं। ठीक, ये रही आपकी जो है व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान था, व्यंजन के आधार नाद या घोष जो घर्षण निकलता है बोलते हुए, उससे जो उच्चरित होते हैं। ये थी आपकी पूरी वर्णमाला। स्वर में आपने देखा कि मुखाकृति के आधार पर कैसे बोले गए, ओष्ठों के आधार पर कैसे बोले गए। तो यहाँ पे आधार आपको बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण हो रहा है ये भी आपको बता दिया गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उच्चारण स्थान में कौन सा वर्ण कहाँ है, कैसे है, ये एक बार को बता देते हैं, स्पष्ट करके एक इंडेक्स बनवा देते हैं। आपकी जो ये वर्णमाला है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप जरा जल्दी से। चलिए, स्वरों में लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन स्वरों से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, व्यंजन से इतना ज्यादा नहीं है। व्यंजन से आपको सीधा सीधा ये देखिए, अल्प प्राण महाप्राण की परिभाषा आपसे नहीं लिखवाएगा आपसे कुछ नहीं। राज्य के प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा में हो सकता है आपसे लिखवाए, लेकिन टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो इसको कराएगा, उसमें आपसे ये प्रश्न नहीं रहेगा। आपसे सीधा प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ गोला काला करना है। बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे है कंठ। कंठ में आप देख चुके हैं का, ख, ग, घा और ण। इसी के साथ में हा भी आपका जुड़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, आ का वर्ग और हा ये और विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो भी आपके कंठ में आएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो तालु या तालव्य, इसी को तालव्य कहा जाता है। इसमें आएंगे आपका च, छ, ज, झ, या और या और शा, ये जो है आपके तालु में रहेंगे, यानी कि इचु, यशा, नाम, तालु। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, यानी कि ई, आई, चा वर्ग और या और शा, ये जो है आपके तालव्य वर्ण से, तालव्य से बोले जाएंगे। तीसरे नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो मूर्धन्य, मूर्धा या इसी को मूर्धन्य बोलेंगे। इसी में अगर आप देखेंगे तो आपका टा, ठा, डा, ढा, णा और इसी के साथ में आपका रा और शा रहेगा, यानी कि इसका लिखा क्या जाएगा। साथ में इसमें अगर स्वर्ण वर्ण की बात करेंगे तो ऋतु, रसा, नाम, मूर्धा। आगे थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। फोर्थ नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो दंत या दंत्य। इसमें अगर आप देखेंगे तो ता, था, दा, धा और ना। इसी के साथ में ला और से भी आपका इसी में रहता है, यानी कि ऋतु, लसा, नाम, दंत। इसी के बाद में आपका आता है ओष्ठ। पांचवें नंबर पे आपका ओष्ठ। ओष्ठ की अगर आप बात करेंगे तो पा, फा, बा, भा और मा आपका ओष्ठ से रहेगा। ठीक है ना। इसमें वा भी आपका रहेगा,
चलिए छठे नंबर पे आप देखेंगे तो आपका है नासिका। नासिका से जो आपके पंचमाक्षर थे आपकी वर्णमाला में, जो ये अक्षर है, दोबारा से लिख कर देते हैं, ये जो 5 वर्ण हैं ये आपके रहेंगे, यानी कि ड़ा, या, डा, ना और मा, ये जो है आपके ये नासिका से बोले जाते हैं। ठीक, इसी के साथ में बात करें आपके दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से बात करेंगे तो आपकी वा रहेगा। ठीक, चलिए अकहु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से जिनका उच्चारण होता है उनको आप देख सकते हैं, क ख ग घ ड़ ह। अगर ये है ड़ा, अब क्या है, देखिए सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनाएगा एक्सपर्ट, यहां से थोड़ा सा आपको घुमाएगा और आप घूम जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाता है आपको घुमाने के लिए, आप भी साथ के साथ में घूम जाते हो। मेरे क्वेश्चनों में भी घूमते हो, फिर मुझे कमेंट करते हो कि नहीं मैम ऐसा नहीं है। देखिए वो प्रश्न जब आपको घुमाएगा यहाँ से या इनमें से, वो सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा, निम्नलिखित में से ड़ा का उच्चारण स्थान है। ठीक है, उसने क्वेश्चन लिख दिया, पहले नंबर पे विकल्प लिखेगा तालु, दूसरे पे लिखेगा ओष्ठ, तीसरे विकल्प में लिखेगा आपका नासिका, और फोर्थ विकल्प में लिखेगा कंठ और नासिका। ठीक है, या हो सकता है यहां से तालु से हटा के आप कंठ लिख लीजिए। ठीक, अब घुमा रहा है, घूमिए जरा, देखिए कौन सा आंसर रहेगा सही इसमें। आप क्या है कि जब पहले विकल्प में ही आपको कंठ मिलेगा आप इसको सही कर देंगे, आप करोगे सही ना, मान रही हूं मैं भी, आप सही करोगे कंठ में, लेकिन आप आगे विकल्प पढ़ोगे ही नहीं, जबकि इसमें जो सही होगा कंठ और नासिका रहेगा। अगर यहाँ पे कंठ को छोड़कर तालु और यहाँ पे यदि मूर्धा कर दे तो फिर आपका विकल्प यहाँ पे नासिका सही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे उच्चारण स्थान में क्रम आपका लगवाता है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो क्रम है ये आपका बिल्कुल सही है। कई बार क्या है कि सीधे सीधे प्रश्न बोलेगा कि कंठ और मूर्धा, कंठ और तालव्य के बाद में अगला उच्चारण स्थान का क्रम है, यहां से भी आपसे प्रश्न बना सकता है। अल्प प्राण महाप्राण आपको क्या कहते हैं, एकदम से कोडिंग याद रखनी है, इससे ज्यादा अल्प प्राण महाप्राण में 135 और 24, उधर आपका 345 और 12 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा उसमें झंझट में नहीं पड़ना है। सघोष अघोष का भी वही है, सीधा सा 345 और आपका 12। ठीक, इसी के साथ में उच्चारण स्थान से ज्यादा प्रश्न आपके बनेंगे। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में, नेट जेआरएफ में भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमारी वर्णमाला आती है, ध्वनि के अनुसार वो वहाँ से प्रश्न बनाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे वनडे एग्जाम में भी आप जितना हो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, क्योंकि जो आपकी पुलिस की परीक्षा थी वो अभी स्थगित हो गई है, दोबारा से भर्ती कैंसिल हो गई, मतलब जो पेपर था वो कैंसिल हो गया, दोबारा से पेपर होगा। तो तब तक सभी की तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि व्याकरण में आपका जो है यहाँ पे इस बार पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो वर्णमाला की आपकी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आपको एक प्रश्न बनना ही बनना है। आगत में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आगत व्यंजनों में जा और फा ये आगत व्यंजन है। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
वर्णमाला में उच्चारण स्थान से। अघोष सघोष। एक प्रश्न और भी बन जाता है, देखिए थोड़ा सा बताएं आपको। निम्नलिखित में ग वर्ण है, ठीक। ये जब प्रश्न बनेगा, पहला विकल्प रहेगा आपका निम्नलिखित में ग वर्ण के विषय में के बारे में सही विकल्प है, ये प्रश्न रहेगा, या यहां पे वारे की जगह विषय भी हो सकता है, ठीक। पहला रहेगा कंठ, दूसरा रहेगा आपका अल्प प्राण, ठीक है। इसी के साथ में आपका रहेगा घोष, और इस तरह से प्रश्न रहेगा, ठीक। अब आप यहां पे दूसरा विकल्प आपका रहेगा खवर्ण, तालव्य, फिर रहेगा महाप्राण, घोष। सी विकल्प जो आपका गा विकल्प रहेगा वो रहेगा कंठ, महाप्राण आपका सघोष, अघोष कर लीजिए यहां पे। इसी के साथ में घा विकल्प जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कंठ, अल्प प्राण और आपका अघोष। इस तरह से भी अब प्रश्न बनेगा, क्योंकि अब वन लाइनर में मतलब क्वेश्चन तो वन लाइनर में रहेगा, लेकिन उसके उत्तर अब वन लाइनर में थोड़े से कम आने शुरू हो गए हैं, ठीक। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो आपको हर वर्ण का पता होना चाहिए, वर्णमाला में वर्णों का जो क्रम है वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसा कि हमने स्वरों में बताया था कि री का स्थान आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले का वर्ण कौन सा है या इसके बाद का वर्ण कौन सा है। बाकी आगे भी आपसे प्रश्न बन सकता है, उच्चारण स्थान के क्रम से भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अघोष सघोष से भी, अल्प प्राण महाप्राण से भी, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। जरा कमेंट कीजिएगा, देखिए कितने बच्चों ने समझा है और कौन सा विकल्प इसमें सही है। चलिए, वर्णमाला आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बात करें बैच की, तो जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है 9568802463, क्योंकि देखिए कम समय में अधिक तैयारी आपको करनी है, बहुत बेसिकली और ट्रिकली माध्यम से। ऐसी तैयारी कि जो 1 से 2 बार आप क्लास देखें, नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसी क्लास हम आपको इस बार प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वाले बैच में जो पेड बैच आपका चल रहा है उसमें 1 से 2 बार आप अपने तथ्यों को 1 से 2 बार आप क्लास देखेंगे और आपकी जो तैयारी है वो एकदम रिदम पकड़ जाएगी। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को एकदम बेसिक रूप में तैयार कर सकते हैं, ठीक। टेस्ट पेपर के लिए भी अगर आपको टेस्ट पेपर ज्वाइन करना है तो 750 रुपये में है 50 टेस्ट पेपर, यानी कि आप 50 दिन में अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ है। इसमें आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ में उत्तर कुंजी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या 50 दिन में आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मानती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी महंगी हमारी टेस्ट सीरीज है, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे इतनी मेहनत की गई है। जब आप टेस्ट पेपर देखेंगे या आप कोई डेमो टेस्ट पेपर भी अगर आप देखना चाहते हैं, तब भी आप 9568802463 पे कॉल करेंगे। डेमो टेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा, वो भी
आप उसमें देख सकते हैं कितनी मेहनत, और फर्स्ट पेपर से अंतिम के प्रश्न पत्रों तक बहुत अच्छी मेहनत इसमें की जा रही है, जिसमें आपके जो 45 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, बाकी के 5 टेस्ट पेपर हैं जो आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट होने वाले हैं। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर या कभी 1 टेस्ट पेपर आपका रहता है, तो 5 टेस्ट पेपर आपके बचे हुए हैं। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं टेस्ट पेपर, वो इसी नंबर पे कॉल करके समय से ले सकते हैं, क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा। आप सोचेंगे कि इससे अच्छा टेस्ट पेपर पहले मिल जाते तो हम प्रश्नों की तैयारी, किस तरीके से प्रश्न बनता है, इन तरीकों से हम पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते। आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ आपको एक उदाहरण देके बताया है कि वर्णमाला में इस तरह भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। प्रश्नों की भरमार रहती है टेस्ट पेपर में। आप देख सकते हैं कि आपका जो कथा साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, संस्कृत है, सभी का निचोड़ उसमें लेके हम चले हैं। और जो बच्चे शुरू से टेस्ट पेपर दे रहे थे, मुझे लग रहा है कि उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो चुकी होगी कि किस किस तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, पढ़ने के तरीके किस तरीके से ईजाद किए जा सकते हैं, वो सब आपको टेस्ट पेपर में मिल रहे हैं। बाकी आपका बैच है, बैच में तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर की जा रही है और एकदम रिदम में समझाया जा रहा है। जिस बच्चे ने बहुत बच्चों की कमेंट रहती है कि इस तरीके से तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, जो इतने अच्छे से याद हो जाता है। तो ठीक है, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 9568802463। आप समय से टेस्ट या एडमिशन जो भी लेना चाहते हैं समय से ले लीजिए। तो ठीक है, अब एक क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।